हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है आरटीई एक्ट 2009 के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये एक्ट किस बारे में है। तो ये एक्ट कहता है कि इंडिया में जितने भी 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे हैं उन सबको जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो एक्ट है ये एक्ट पास हुआ था सबसे पहले पार्लियामेंट से इन अगस्त 2009 में। तो 2009 में एक्ट पास हुआ था, इसलिए इसको जो है आरटी एक्ट 2009 के नाम से जाना जाता है। तो ये जो एक्ट है, लेकिन ये एक्ट केम इनटू फोर्स कब आया, मतलब पूरे इंडिया में लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से जो है, मतलब पास होने के 1 साल के बाद ये जो है पूरी इंडिया में लागू हुआ। तो इस एक्ट को लागू करने के बाद जो है इंडिया जो है 135th कंट्री बन गई, 135वीं कंट्री बन गई, जहां पर जो एजुकेशन है वो हर एक बच्चे का फंडामेंटल राइट बन गया। तो मतलब हमसे पहले 134 कंट्रियां जो है इस काम को कर चुकी थी। तो अब हम लोग जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसको बनाने की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, और कैसे कैसे इसको बनाया जाता है, और किस तरह से ये 2009 में जो है एक एक्ट बनता है। तो 2002 में क्या होता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, 86वां संविधान संशोधन होता है। और इसमें जो है क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है आर्टिकल 21A को। तो मतलब 86वें संविधान संशोधन में जो है आर्टिकल 21A को जो है डाला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये जो आर्टिकल 21A है इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या लिखा गया है ये देख लेते हैं। द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो गवर्नमेंट है उसको जो है 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी ही होगी। तो जैसे ही 2002 में आर्टिकल 21A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, तो ये जो राइट टू एजुकेशन है ये हमारे बच्चों का जो है फंडामेंटल राइट बन गया। तो मतलब फंडामेंटल राइट मतलब इसका अब कोई हनन नहीं कर सकता है, मतलब जो गवर्नमेंट है उसको भी इसको पूरा करना ही होगा। अगर जो है फंडामेंटल राइट का हनन होता है, आप सबको पता है, तो हम लोग क्या है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमें जो है जस्टिस दिलवाएगा। तो जब कोई भी जो राइट होता है वो फंडामेंटल राइट बन जाता है, हमारा मौलिक अधिकार बन जाता है, तो उसका कोई भी जो है हनन नहीं कर सकता। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो शिक्षा का अधिकार है ये तो जो है 2002 में हमारा फंडामेंटल राइट बना, तो क्या इससे पहले हमें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था? तो हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया था, लेकिन ये जो शिक्षा का अधिकार था ये आता था आर्टिकल 45 के अंडर। और आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक जितने भी आर्टिकल है ये आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की कैटेगरी में, मतलब डीपीएसपी इनको जो है शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। राज्यों की नीति निर्देशक तत्व इनको बोला जाता है हिंदी में। इसका मतलब है कि 36 से लेकर के 51 तक जितने भी आर्टिकल हैं इनमें जो बातें लिखी गई है इनको जो है पूरा करना जो है मतलब अगर राज्य जो है कैपेबल है, कोई स्टेट कैपेबल है, तो वो पूरा कर सकती है अपनी इच्छा के अनुसार। मतलब इसमें क्या होता है 36 से लेकर के 51 तक जो है एक राज्य की मर्जी होती है, जितनी भी बातें लिखी गई है वो चाहे तो इनको पूरा कर सकती है, ना चाहे तो ना कर सकती है, उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इनको जो फॉलो करना जो है मैंडेटरी नहीं है किसी राज्य के लिए। तो इनमें क्या था कि जब जब तक ये 45 में था तो किसी राज्य के लिए इसको पूरा करना जो है मैंडेटरी नहीं था, लेकिन जैसे ही इसको 45 से उठा करके जो है आर्टिकल 21A में डाल दिया गया तो ये जो है फंडामेंटल राइट बन गया। अब राज्यों के लिए जो है ये इसको पूरा करना जो है इंपॉर्टेंट हो गया। इसके लिए जो राज्य हैं, जो गवर्नमेंट है वो बाध्य हो गई इसको पूरा करने के लिए, उनको जो है इसको किसी भी हाल में अब जो है पूरा करना ही पड़ेगा। अदरवाइज क्या है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, लेकिन जब तक ये जो था 45 के अंडर में आता था, आर्टिकल 45 में आता था शिक्षा का अधिकार, तब तक जो व्यक्ति था वो ना सुप्रीम कोर्ट जा सकता था ना हाई कोर्ट जा सकता था। अगर किसी स्टेट की मर्जी है तो वो चाहे तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे सकती थी, अगर ना चाहे तो ना दे सकती थी, कोई उसको जो है कुछ नहीं बोल सकता था। तो यहां पर क्या है, ये फंडामेंटल राइट बन गया। तो इस तरह से जो शिक्षा का अधिकार है वो हमारा फंडामेंटल राइट बन गया, और इसको जो है रिमूव किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिस्ट से जो है, और इसको कहाँ डाल दिया गया, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से लेकर के 35 तक हमारे मौलिक अधिकार आते हैं, तो उस लिस्ट में इसको डाल दिया गया, भाग 3 में डाल दिया गया।
तो ये जो राइट टू एजुकेशन है इसको जो है फंडामेंटल राइट्स में तो इंक्लूड कर लिया गया था 2002 में ही, लेकिन अभी तक सिर्फ इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंक्लूड किया गया था, डाला गया था। अभी इसके ऊपर जो कानून था वो बनना बाकी था, इसके रूल्स क्या होंगे, कैसे इसको पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, किस तरह से इसको एक एक्ट बनाया जाएगा, वो काम जो है बाकी के सालों में हुआ। तो इस तरह से ये जो एक्ट है इसको पास होने में और एक्ट बनने में जो है काफ़ी साल लग गए, और 2009 में फाइनली ये जो एक्ट है ये पास हो गया पार्लियामेंट से, और ये जो है एक एक्ट बन गया 2009 में ही, लेकिन इसको पूरी इंडिया में जो है 2010 में जो है लागू करवाया गया। तो अब हम लोग जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट के मेन फीचर्स देख लेते हैं, इसकी मेन विशेषताएं क्या क्या है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा एवरी चाइल्ड, जो प्रत्येक बच्चा है इंडिया में 6 से लेकर के 14 ईयर्स तक की एज का, उसको जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए, ये उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही, इन्होंने कहा कि जितने भी डिफरेंटली एबल चाइल्ड हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, फिजिकली मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं, उनको तो जो है 6 से लेकर के जो है 18 साल तक की उम्र तक जो है फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। मतलब उनको जो है क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास +2 तक जो है फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए, जबकि नॉर्मल बच्चों के लिए जो है 6 से लेकर के 14 ईयर्स तक है, फर्स्ट क्लास से लेकर के 8th क्लास तक कहा है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डिफरेंटली एबल चाइल्ड है उनको कौन सी एज से जो है कौन सी एज तक जो है फ्री एजुकेशन देने की बात कही गई है। तो 6 से 18 ईयर्स तक इन्होंने जो है फ्री एजुकेशन देने की बात कही है। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा है इट ऑल्सो मेक्स प्रोविजन फॉर नॉन एडमिटेड चाइल्ड, ऐसा बच्चा जिसको एडमिशन ही नहीं दी गई है अब तक, जो है वो बड़ा हो गया है, 7-8 साल का हो गया है, टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास, उसको जो है उसकी एज के अप्रोप्रिएट ही उसको क्लास में बिठाया जाए। मतलब मान लीजिए अगर कोई बच्चा 8 साल का हो चुका है और उसको जो है स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिली है, तो अब जब उसको एडमिशन मिलेगी तो उसको सीधा जो है 3rd क्लास में डाला जाएगा, ना कि 1st क्लास में डाला जाएगा। मतलब उसको उसकी एज के अकॉर्डिंग जो है उसको क्लास में बिठाया जाना चाहिए, उसको एडमिशन मिलनी चाहिए। और इन्होंने कहा फॉर दिस ब्रिज कोर्स शुड बी डिजाइन फॉर देम, और इनकी ये जो एजुकेशन है, जो बच्चा जो इसने मिस किया है 2 सालों तक, जो है इसके लिए ब्रिज कोर्स बनाए जाने चाहिए, और उसके माध्यम से बच्चों को जो है अलग से पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो पिछला वाला सिलेबस है वो उसको बच्चा कवर कर सके, और जो बच्चा है उसको जो है पिछली नॉलेज भी मिल जाए, और वो बच्चा जो है मतलब अपनी उम्र के छोटे बच्चों के साथ ना बैठे, अपनी उम्र के जो अप्रोप्रिएट बच्चे हैं उनके साथ बैठे। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा कि 25% रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, कि जो 25% रिजर्वेशन है प्राइवेट स्कूल में, वो जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज होती है, जैसे सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस होती है, उनके लिए ये जो सीटें हैं ये रिजर्व होनी चाहिए प्राइवेट स्कूल में। और इनको ये जो 25% बच्चे हैं इनको जो है ये प्राइवेट स्कूल जो है फ्री में पढ़ाएंगे, इनसे कोई फीस नहीं लेंगे, तो इनको जो है इन बच्चों को एडमिशन देनी पड़ेगी क्लास फर्स्ट से ही। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा फाइनेंशियल बर्डन विल बी शेयर्ड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों जो है साथ में मिल करके जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको उठाएंगी, दोनों जो है खर्चा देंगी। नेक्स्ट इन्होंने कहा नो चाइल्ड सेल बी हेल्ड बैक, मतलब कोई भी बच्चा जो है फेल नहीं किया जाएगा 8th क्लास तक, ना ही उसको एक्सपेल किया जाएगा, स्कूल से निकाला जाएगा, और ना ही उसको जो है रिक्वायर्ड टू पास ए बोर्ड एग्जामिनेशन अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जब तक वो जो है 8th क्लास पास नहीं कर लेता उसको किसी भी तरह का जो है एग्जाम जो एग्जाम बोर्ड का एग्जामिनेशन है उसको पास करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम तो होंगे बच्चे के, लेकिन जो बोर्ड का एग्जाम आता था ना 8th में, पहले जो बोर्ड के पेपर होते थे उसको भी खत्म कर दिया गया कि 8th तक जो है बच्चा वो बस स्कूल में आ जाए और वो जितनी भी जो एजुकेशन मिल रही है उसको ले ले, ना उसको फेल किया जाएगा, ना उसको स्कूल से निकाला जाएगा, ना ही उसको कोई बोर्ड का एग्जाम देना पड़ेगा, उसकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इस एक्ट के तहत कुछ चीजों के ऊपर इन्होंने जो है रोक लगा दी, प्रोहिबिट कर दिया उन चीजों को जो है। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जो फिजिकल पनिशमेंट है वो नहीं होनी चाहिए, बच्चे को किसी भी तरह से जो है प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, उसको मारा पीटा नहीं जाएगा, और ना ही उसको जो है कोई किसी तरह से मेंटल हैरेस किया जाएगा, क्योंकि मेंटल हैरेसमेंट और जो फिजिकल पनिशमेंट होती थी इसके कारण से भी बहुत सारे बच्चे जो थे स्कूल छोड़ देते थे। नेक्स्ट इन्होंने बोला स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन को जो है रोक दिया जाएगा, मतलब बच्चे का जो
जो है किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, ना ही उसके माँ बाप का इंटरव्यू लिया जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि कैपिटेशन फीस नहीं होगी, किसी भी तरह की जो एडमिशन फीस होगी वो नहीं ली जाएगी, ना ही बच्चे से पूरी साल में कोई भी फीस जो है किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाएगी, बिल्कुल फ्री एजुकेशन दी जाएगी बच्चे को। नेक्स्ट इन्होंने कहा प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, जो जो गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर पढ़ा रहे हैं वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे पाएंगे, उनको जो है इससे रोक लगाई जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने कहा रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, अगर कोई जो है किसी स्कूल को बिना रिकॉग्निशन के चला रहा है, बिना सरकार की मान्यता के चला रहा है, तो उस स्कूल को जो है मान्य नहीं किया जाएगा, कोई ऐसा स्कूल नहीं चला पाएगा, उसको जो है गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी प्राइवेट स्कूल चलाने के लिए भी, तो बिना रिकॉग्निशन के कोई स्कूल नहीं चलाया जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि हम जो है बच्चे के लिए जो है फियर, ट्रॉमा एंड एंग्जाइटी फ्री जो सिस्टम है वो तैयार करेंगे, मतलब बच्चे को किसी भी तरह का सदमा या फिर फियर नहीं होना चाहिए। हम जो है चाइल्ड फ्रेंडली सिस्टम बनाएंगे और चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग जो है स्कूलों में स्टार्ट करेंगे पढ़ाना जो है। नेक्स्ट इन्होंने कहा ईच चाइल्ड इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू फ्री टेक्स्ट बुक, राइटिंग मटेरियल एंड यूनिफॉर्म, प्रत्येक बच्चे को जो है फ्री टेक्स्ट बुक दी जाएगी स्कूलों में ही, राइटिंग मटेरियल और यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने जो है पेरेंट्स की ड्यूटी बताई है। इन्होंने कहा इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट्स टू एडमिट देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, अब ये जो है प्रत्येक पेरेंट्स की ड्यूटी होगी कि अपने हर एक बच्चे को जो है स्कूल में एडमिट करे, स्कूल में एडमिशन दिलवाए एंड एंश्योर दैट दे रिसीव एलिमेंट्री एजुकेशन, और वो एंश्योर करे कि उनका बच्चा जो है एलिमेंट्री एजुकेशन जो है प्राप्त करे। और ये जो है इन्होंने आर्टिकल 51K के तहत जो है ये बात कही। तो अब क्या है कि हर एक पेरेंट्स के लिए जो है अपने बच्चे को जो है स्कूल में दाखिला दिलवाना जो है कंपलसरी हो गया था। नेक्स्ट इन्होंने कहा द एक्ट प्रोवाइड दैट द टीचर अपॉइंटेड शुड बी अप्रोप्रिएटली ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड, इन्होंने कहा कि जितने भी जो टीचर है उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो ऐसे टीचर्स की होनी चाहिए जो काफी ट्रेन्ड टीचर हो और क्वालिफाइड टीचर हो। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि एक स्कूल में जो है कितने टीचर होने चाहिए, कितने बच्चों के ऊपर कितने वर्किंग डेज होने चाहिए, कितने आवर्स होने चाहिए, तो ये सब हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा देयर शुड बी प्यूपल टीचर रेशो, कि जो है एक टीचर होना चाहिए प्रत्येक 30 बच्चों के ऊपर, फर्स्ट से लेकर के 5th क्लास तक। जो प्राइमरी स्कूल में जो है एक टीचर होना ही चाहिए 30 बच्चों पर, मतलब अगर किसी स्कूल में जो है 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर होंगे, अगर 90 बच्चे हैं तो 3 टीचर होंगे, तो इस तरह से रेशो होना चाहिए एक स्कूल में। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो 6 से लेकर के 8 तक जो है 35 बच्चों के ऊपर जो है एक टीचर होना चाहिए। तो पीपल टीचर रेशो क्या होना चाहिए, 1:35, मतलब एक टीचर होना चाहिए 35 बच्चों के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा 200 वर्किंग डेज पर एकेडमिक ईयर, एक साल में जो है फर्स्ट से लेकर के 5th क्लास तक एटलीस्ट जो है 200 वर्किंग डेज तो होने ही चाहिए, बच्चा जो है 200 वर्किंग डेज जो है स्कूल में आना ही चाहिए। नेक्स्ट 6 से लेकर के 8 तक इन्होंने कहा 220 वर्किंग डेज होने चाहिए पर एकेडमिक ईयर। तो जो है इन्होंने अलग अलग बताया, फर्स्ट से लेकर के 5th तक जो है 200 दिन, और जो है 6 से लेकर के 8 तक जो है 220 दिन। नेक्स्ट इन्होंने कहा 45 वर्किंग आवर पर वीक फॉर टीचर, एक टीचर जो है 45 घंटे काम करेगा एक हफ्ते में। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि एक फुल टाइम हेड टीचर होना चाहिए किसी भी स्कूल में जहां पर 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पर क्या है एक हेड टीचर भी होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा स्कूल शुड बी अराउंड, तो स्कूल जो है बच्चों के घर से जो है 1 किलोमीटर दूर होने चाहिए, फर्स्ट से लेकर के 5th क्लास तक के बच्चों के लिए, प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए जो है 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए उनके घर से, और 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए 6 से लेकर के 8th क्लास तक के बच्चों के लिए जो है वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम होम, उनके घर से जो है इतनी दूर होने चाहिए। तो नेक्स्ट इन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है, वेयर नो स्कूल एग्जिस्ट विद इन द स्पेसिफाइड एरिया, मतलब जितना एरिया इन्होंने बताया है 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, अगर इस एरिया में नहीं होते हैं तो गवर्नमेंट हैज टू मेक प्रोविजन, तो गवर्नमेंट को ये प्रोविजन करने पड़ेंगे कि उनको जो है फ्री ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देनी पड़ेगी बच्चों के लिए, जो गाड़ियां और बसेस हैं उनका इंतजाम करना पड़ेगा, या तो उनको जो है रेजिडेंशियल फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि एक स्कूल में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने कहा 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर, कि प्रत्येक टीचर के लिए जो है एक क्लासरूम तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा है प्रिंसिपल रूम होना चाहिए, एक प्रिंसिपल का रूम या फिर हेडमास्टर का रूम जो है स्कूल में होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा ए हाइजीनिक किचन फॉर मिड डे मील, एक हाइजीनिक किचन होना चाहिए जहां पर मिड डे मील पकाया जा सके। नेक्स्ट इन्होंने कहा सेफ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज होनी चाहिए बच्चों के लिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स तो होने ही चाहिए, अलग अलग जो है टॉयलेट होने चाहिए।
प्लेग्राउंड एंड प्ले मटेरियल जो है बच्चों को प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि बच्चे जो है खेल कूद में भी पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट इन्होंने कहा एक लाइब्रेरी होनी चाहिए विद रेलेवेंट बुक्स एंड टीचिंग एड्स, और उसमें क्या है, लाइब्रेरी में जो है अच्छी अच्छी बुक्स होनी चाहिए और टीचिंग एड्स दी जानी चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट इन्होंने कहा स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एसएमसी शुड बी कॉन्स्टिट्यूट, कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो हर एक स्कूल में बनाई जानी चाहिए और इसके जो मेंबर्स हैं वो 75% मेंबर्स तो जो है बच्चों के पेरेंट्स ही होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा देयर शुड बी वन स्पेसिफाइड टीचर फॉर ईच टीचिंग, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए जो है एक स्पेसिफाइड टीचर होना चाहिए। जैसे साइंस का टीचर अलग होना चाहिए, मैथमेटिक्स का अलग होना चाहिए, सोशल साइंस का अलग होना चाहिए और किसी लैंग्वेज का टीचर जो है एक स्कूल में अलग होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा टीचर्स इन द स्कूल हैव टू एंश्योर देयर रेगुलर अटेंडेंस, टीचर्स को जो है स्कूल में रेगुलर आना पड़ेगा और उनको क्या करना पड़ेगा, एंड कंप्लीशन ऑफ करिकुलम विद ए स्पेसिफिक टाइम, उनको जो करिकुलम है बच्चों का जो सिलेबस है उसको एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर ही जो है उसको कंप्लीट करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा द स्कूल हैज टू एंश्योर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, एक स्कूल को जो है ये एंश्योर करना पड़ेगा कि एक बच्चे का जो है चौतरफा विकास होना चाहिए, उसकी जो है फिजिकली, मेंटली और हर एक तरीके से जो है उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये थे राइट टू एजुकेशन एक्ट के मेन फीचर्स। वैसे तो ये जो एक्ट है ये काफ़ी बड़ा है, इसके 7 चैप्टर्स हैं, इसमें 38 सेक्शंस हैं, लेकिन जो मेन फीचर्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो हमने कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है ये अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।